नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एनसीईआरटी ऑन टिप्स के इस ब्यूटीफुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आपको बायोलॉजी की पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज एकदम फ्री में मिल रही है। चाहे वो बॉटनी हो, चाहे वो जूलॉजी हो। यस, एक बार फिर से अगेन आपका स्वागत है। एंड आज जो है एक और नई शुरुआत, नई सुबह के साथ आप सभी को पहले तो गुड मॉर्निंग। एंड इस नई सुबह के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक और नए चैप्टर की एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज का। चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इस चैप्टर का नाम है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, चैप्टर जो है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करेंगे, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज नीट के अंदर इससे 2 से 3 क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे। नीट 2025 की बात कर रहा हूं मैं, इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 से 3। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है और बहुत शानदार चैप्टर है और क्वेश्चन इससे बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। तो आप सभी तैयार हो जाइएगा, चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज में। ओके, शुरू कर दिया जाए। यस, सबसे पहले तो थोड़ा सा आउटलाइन देखें तो इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है ना। सबसे पहले आउटलाइन देखें तो इस चैप्टर के अंदर एक तो मोनेरा किंगडम पढ़ेंगे, है ना। ये चीज़ें क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आपको याद रखना मोनेरा पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे, फंजाई को पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम हालांकि नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं अपन प्लांट किंगडम को। इससे जो अगला चैप्टर है वो प्लांट किंगडम ही है, चैप्टर का नाम ही प्लांट किंगडम है इससे अगले चैप्टर का। एनिमल किंगडम को डिटेल में पढ़ते हैं, उससे अगले प्लांट से अगले चैप्टर के अंदर एनिमल किंगडम को डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर तो नहीं दिया जाएगा इतना सब कुछ, है ना, तो इसको अगले में अच्छे से करेंगे। वायरस, विरोइड और लाइकेन ये लास्ट में पढ़ेंगे इस चैप्टर के एंडिंग में। यस, तो सबसे पहले तो आइए थोड़ी चीजें समझते हैं कि किस प्रकार से क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ था, कैसे क्या सबसे पहले कौन आए, किसने बताया, किसने वर्गीकरण का प्रयास किया, ये सारी चीजें आइए समझते हैं। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए। कहने का मतलब ये है, जब ये सभ्यता स्टार्ट हुई, मानव सभ्यता, है ना, तो तब से जो है मानव सभ्यता या कोई भी जब जीवन स्टार्ट हुआ इसके अंदर, पृथ्वी के अंदर, तब से लेकर जब जब से मानव जीवन की उत्पत्ति हुई, उसके बाद मानव ने इन सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के खूब सारे प्रयास किए। क्यों? क्योंकि जब मानव अपने आसपास देखता था, मानव जब अपने आसपास देखता था तो उसको खूब सारे जीव, पादप वगैरह दिखाई देते थे, खूब सारी जैव विविधता दिखाई देती थी। एक तरह से मैं कह सकता हूँ खूब सारी जैव विविधता दिखाई देती थी। तब उसके मन में एक सवाल आता था, इतनी सारी जैव विविधता को लोग कैसे समझेंगे, लोग अध्ययन कैसे करेंगे। ये सवाल तो आया होगा, सहज सवाल है, आसान सवाल है कि इतनी सारी जैव विविधता को कैसे अध्ययन करेंगे। तो उन्होंने सोचा हम इसको सरल बना दें, हम इसको सरल बना के वर्गीकरण कर देते, अलग अलग भागों में इसको बांट देते, ताकि इसका अध्ययन जो है वो आसानी से हो सके। अब वर्गीकरण बेसिकली क्या है, अध्ययन का तरीको सरल करने के लिए ही तो किया जाता है। भाई ऐसे ही जब अध्ययन करने जाओगे चीज़ों का तो बहुत कठिन चीज़ें हैं, बहुत कह सकते हैं जटिल लेवल की चीज़ें, जटिल स्तर की चीज़ें। लेकिन जब वर्गीकरण के अंदर हम पढ़ दे तो सरल प्रोसेस हो जाता है ना, चीज़ें आसानी से जो है वो समझ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, इसीलिए वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण का एक ही उद्देश्य है, चीज़ों को आसानी से समझने के लिए वर्गीकरण किया जाता है। तो उस समय के जो प्राणी थे, उस समय के जो मानव थे, उन्होंने सोचा कि मैं इन सजीव प्राणियों को वर्गीकरण कर दूं ताकि लोग इसको आसानी से समझ पाए, इसके ऊपर अध्ययन जो है वो सरलता से हो सके। तो मानव ने स्टार्टिंग से ही जो है प्रयास किए बहुत सारे। दिक्कत ये थी कि स्टार्टिंग के जो प्रयास थे, स्टार्टिंग में उस समय इतना नॉलेज भी नहीं था, कह सकते हैं इतने साधन भी नहीं थे कि अपन वर्गीकरण कर सके, है ना। तो उस समय के जो वर्गीकरण थे वो बेसिकली जो थे वैज्ञानिक मानदंडों की जगह, मतलब वैज्ञानिक मानदंड नहीं थे, उसके अंदर साइंटिफिक कुछ नहीं था। वो सिर्फ एक कह सकते हैं बुद्धि के आधार पर बोल दिया कि ये चीज ये है, ये चीज ये है, सिर्फ बोल दिया था, है ना। उसका कोई भी वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं दिया, कोई भी प्रयोग वगैरह नहीं किया, कोई भी उसका वैज्ञानिक मानदंड नहीं दिया, मतलब एक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दिया उसका। साइंटिफिकली कोई रीजन नहीं था, साइंटिफिकली कोई रीजन दिया नहीं गया, ऐसे ही बोल दिया गया कि इसको इसमें रख देते हैं, इसको इसमें रख देते हैं। यस, अब बेसिकली वो जो थे सहज बुद्धि के आधारित थे और हमारे भोजन, कपड़े और आवाज जैसी सामान्य उपयोगिता की वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकता पर आधारित थे। कहने का मतलब उनको फिर ऐसे बांटा गया था स्टार्टिंग के अंदर कि भोजन,
कपड़ा, भोजन, वस्त्र और मकान, ये हमारी आवश्यकता की चीजें। भोजन, वस्त्र और आवास, ये हमारी आवश्यकता की मूलभूत चीजें। अब भोजन, जो जिन पौधों से भोजन मिलता था उनको अलग डाल दिया होगा, है ना। जिन पौधों से ऊन वगैरह, है ना, कपास वगैरह मिलते हैं उनको अलग डाला होगा वस्त्रों वाले के अंदर। आवास के अंदर कुछ लकड़ियों वालों को डाला होगा। ऐसे करके कुछ सहज बुद्धि के आधार पर डाला था, है ना। कोई भी वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं था। अब वो हमारी जरूरतों के आधार पर वर्गीकरण किया था। जरूरतें कौन कौन सी? भोजन, वस्त्र और मकान, ये जरूरतों के आधार पर क्लासिफिकेशन था स्टार्टिंग का। यस। उसके बाद इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक जो मानदंड है वो सर्वप्रथम उपयोग किया था अरस्तु ने। इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। एक बार फिर से ध्यान देंगे लाइन पे। इन प्रयासों के अंदर, ये जितने भी प्रयास हो रहे हैं उसके अंदर जो सबसे पहले वैज्ञानिक मानदंड, वैज्ञानिक तथ्य, या कह सकते हैं साइंटिफिकली जो रीजन देके जो क्लासिफिकेशन किया था वो सबसे पहले किया था अरस्तु ने। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करेंगे। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करेंगे। सबसे पहले वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग किया था अरस्तु साहब ने। उन्होंने पादपों को सरल आकारिकी लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी और शाख में वर्गीकृत किया था। पादपों का वर्गीकरण कैसे किया अरस्तु ने? आइए समझते हैं अरस्तु ने पादपों का वर्गीकरण कैसे किया। सबसे पहले तो उसने पादपों को देखा, खूब सारे पादप उसको दिखाई दिए, खूब सारे पादप उसको दिखाई दिए। तब उसने देखा, उसने आकारिकी लक्षण लिए। पादप के कैसे लक्षण दोस्त? आकारिकी लक्षण। आकारिकी का मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, है ना। आकारिकी का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी, और मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहर से देखने पर एक्सटर्नल जो चीजें हैं, है ना। एक्सटर्नल जो चीजें हैं, एक्सटर्नल यानी बाहर से जो भी चीजें दिखाई देगी, जैसे जड़, पत्ती, तना, ये सारी जो चीजें बाहर से दिखाई दे रही है वो उसके एक्सटर्नल पार्ट्स हैं और वो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। जबकि उसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं पादप के, वो एनाटॉमी के अंतर्गत आते हैं। और ये चैप्टर हैं दोनों 11th के अंदर ही, है ना। तो अरस्तु ने क्या किया? पादपों को आकारिकी लक्षण देके बाहर से उसको देखा। उस समय आंतरिक लक्षण इतने नहीं थे ना, वो वैज्ञानिक थोड़ी थे, कोई इतने कोई चीजें नहीं थी। तो उस समय के जो लोग थे उन्होंने आकारिकी लक्षणों को देखा, आकारिकी लक्षणों को देखा। और अरस्तु ने जब आकारिकी लक्षण देखे तो पाया क्या होगा भाई? कोई कोई तो उसको बड़े बड़े पेड़ दिखे होंगे, है ना। बड़े बड़े पेड़ भी दिखे होंगे, कुछ आपको छोटे पौधे दिखे होंगे, कुछ उससे भी छोटे दिखे होंगे। इसलिए अरस्तु ने उनके आकार के आधार पर, साइज के आधार पर इनको 3 भागों में बांट दिया पादपों को। आकारिकी को देखते हुए 3 भागों में बांटा। एक बांटा वृक्ष, जो सबसे ज्यादा ऊंचाई में थे, सबसे बड़े थे, उनको वृक्ष बोला उसने। उसके बाद उससे वृक्षों से जो छोटे थे उनको झाड़ी बोला। और जो लास्ट में थे शाख बोला उसको। जो जमीनी स्तर पर थे उनको क्या बोला? शाख, जैसे कि घास वगैरह, ये सारी चीजें जो जमीनी स्तर पर थी। और सबसे जो ऊंची थी उनको वृक्ष बोला। तो वृक्ष, झाड़ी और शाख, ये 3 प्रकार के 3 वर्गीकरण किए पादपों के, और तीनों के अंदर अलग अलग पादप डाल दिए। तीनों के अंदर अलग अलग पादपों को डाला जो इसके अंदर सेट बैठ रहे थे। ठीक है, ये तो उसने कर दिया किसका? पादपों का। उसी अरस्तु ने प्राणियों का वर्गीकरण कैसे किया? लाल रक्त की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर किया गया था। लाल रक्त बेसिकली मैं कह सकता हूं आरबीसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति, क्योंकि रेड ब्लड कब होगा? जब आरबीसी होगी तभी तो रक्त का रंग जो है वो क्या होगा? लाल होगा। तो प्राणियों का जो वर्गीकरण है वो आरबीसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर किया गया था। मतलब 2 प्रकार के प्राणी होंगे। एक प्राणी वो होंगे जिसके अंदर आरबीसी पाई जा रही है, और एक प्राणी वो होंगे जिसके अंदर आरबीसी नहीं पाई जा रही है। जिसके अंदर पाई जा रही थी उसको इसमें डाल दिया, जिसके अंदर नहीं पाई जा रही थी उसको इसमें डाल दिया। और ये कर दिया इसने पादपों का प्राणियों का वर्गीकरण। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये कुछ इस प्रकार का उसने वर्गीकरण किया अरस्तु ने, जो कि सबसे पहले वैज्ञानिक मानदंडों का इस्तेमाल करने वाले वैज्ञानिक थे। और इन्होंने क्या किया था? पादपों को सरल आकारिकी लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी और शाख में डाल दिया था, वर्गीकृत कर दिया था। और प्राणियों को जो है इसने वर्गीकरण आरबीसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर किया था। या फिर कह सकता हूं मैं रेड ब्लड की उपस्थिति और अनुपस्थिति का। लाल रक्त, है ना, वही है, आरबीसी होगी तभी रक्त लाल होगा। चलो, उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिसका नाम है कैरोलस लीनियस। ये जो वैज्ञानिक है ना, कैरोलस कैरोलस लीनियस, ये वैज्ञानिक जो थे उस समय के बहुत जाने माने वैज्ञानिक थे। इनकी चलती थी, इनकी क्या थी? चलती थी। बहुत जाने माने वैज्ञानिक थे और बहुत सारी चीजें ये करके गए, बहुत सारी चीजें ये करके गए। और बहुत जानी मानी हस्ती थी, है ना, कह सकते हैं एक हमारे लिए, उस समय के लोगों के लिए तो सेलिब्रिटी थे। उस समय के लोगों के लिए क्या थे? सेलिब्रिटी थे। तो लीनियस के काल में देखो, काल आ गया भाई का, क्या आ गया? काल आ गया। लीनियस साहब का क्या आ गया था? काल था, उस समय चलती थी, है ना। तो लीनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति दी। लीनियस भाई साहब ने क्या कर दिया? एक द्विजगत पद्धति दे दी। क्या पद्धति दी?
द्विजगत यानी कि द्विजगत पद्धति के अंदर कितने जगत बांट दिए गए? दो। द्विजगत नाम में ही है दो जगत, तो इसने दो क्लासिफिकेशन के अंदर दो पार्ट्स में क्लासिफिकेशन को दो पार्ट्स में डाल दिया। एक के अंदर इसने बोला कि प्लांटाई किंगडम या प्लांटी जगत या पादप जगत, प्लांटाई किंगडम या पादप जगत, और दूसरा इसने बोल दिया जंतु जगत, प्राणी जगत या एनिमेलिया। ये दो प्रकार के किंगडम इसने बना दिए, ये दो प्रकार के क्या कर दिए? किंगडम बना दिए। अब लास्ट इससे जो पहला चैप्टर है उसके अंदर आप पढ़ते भी हो कि किंगडम क्या होता है, ये चीजें तो आप पढ़ते हो ना। सबसे छोटी स्पीसीज है ना, मैं आपको बताता हूं। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति, ये 7 स्टेप थे, है ना। वंश और जाति, ये 7 स्टेप थे। सबसे नीचे जो है वो जाति आएगी। जैसे अपन जाति है, मैं जाति हूं तो मैं जाति आया, है ना। और भी बहुत सारे कुत्ते वगैरह, बहुत सारी जाति, वो जातियां मिलके वंश बनाएगी, है ना। वो जातियां मिलके वंश बनाएगी। वंशों से बाद में कुल बनेंगे, कुल के अंदर खूब सारी जातियां होगी, है ना। कुल से गण बनेंगे, यानी कि गण के अंदर खूब सारे कुल होंगे अलग अलग जीवों के, और गण से बनेंगे वर्ग, वर्ग से बनेंगे संघ, और बहुत सारे जब संघ या फाइलम मिल जाएंगे तब बन जाएगा एक पूरा किंगडम। यानी कि एक किंगडम के अंदर खूब सारे संघ होंगे, एक संघ के अंदर खूब सारे वर्ग होंगे, एक वर्ग के अंदर खूब सारे गण होंगे, एक गण के अंदर खूब सारे कुल होंगे, एक कुल के अंदर खूब सारे वंश होंगे, और एक वंश के अंदर खूब सारी जातियां होगी। क्या मेरी बात आपके जहन में घुस रही है? ये इस प्रकार के 7 स्टेप आप पहले चैप्टर के अंदर पढ़ते हो। इसके अंदर सबसे हाइयर जो है, सबसे उच्च स्तर पर है, वो है जगत और किंगडम, और सबसे बड़े लेवल पे है। सबसे बड़े लेवल पे कौन है? जगत या किंगडम है, जिसके अंदर खूब सारी अनंत मतलब बहुत सारी जातियां, ये सारे तो नीचे आएगा ना इसके, ये सारे तो इसके अंडर में, तो खूब सारी जातियां एक जगत के अंदर, इसलिए सबसे उच्च स्तर पर कौन है? जगत है या किंगडम है। तो वही चीज है कि जो कैरोलस लीनियस थे उन्होंने क्या किया? द्विजगत बोला, इसका मतलब दो जगत में बांट दिया पूरी जैव विविधता को, पूरे प्राणियों और पादपों दोनों को। तो एक तो जगत इसने बोला पादप जगत, दूसरा बोला जंतु या प्राणी जगत या एनिमेलियाई जगत, इसने बोला प्लांटाई जगत। दो भागों में बांट दिया, प्लांटाई और एनिमेलिया। जो पादप थे उसको लगे, जो पादप हैं उनको उन्होंने प्लांटाई में डाल दिया होगा, उनको लगा कि जो जंतु हैं उनको जंतुओं के अंदर डाल दिया गया होगा। ये कैरोलस लीनियस ने डाला था। हालांकि इसकी कुछ कमियां भी हैं, हालांकि इसकी खूब सारी कमियां हैं, आइए बात करते हैं। क्रमशः प्लांटाई यानी कि पादप और एनिमेलिया प्राणी जगत में वर्गीकृत किया गया। यस, अब हुआ क्या? इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोट यानी कि ससीम केंद्री एवं प्रोकैरियोट यानी कि असीम केंद्री, यूकैरियोटिक जो जीव थे और प्रोकैरियोटिक जो जीव थे उनको एक साथ रख दिया गया। उनके बीच में कोई भी अपन विभेद स्थापित नहीं कर सकते, कोई डिफरेंस बता ही नहीं सकते थे, क्योंकि यूकैरियोटिक जीव क्या होते हैं? जिनके पास झिल्ली आबद्ध कोशिकांग पाए जाएंगे, जिनके पास झिल्ली वाले कोशिकांग, है ना, झिल्ली वाले कोशिकांग पाए जाएंगे, साथ में एक केंद्रक पाया जाएगा, वेल डेवलप केंद्रक पाया जाएगा, वो है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जीव क्या है? जिनके पास झिल्ली आबद्ध कोशिकांग नहीं है और एक केंद्रक नहीं है। केंद्रक भी क्या है? विकसित नहीं है या अनुपस्थित है। केंद्रक भी विकसित नहीं है या अनुपस्थित है, वो प्रोकैरियोटिक जीव है ना। तो इसके अंदर जब क्लासिफिकेशन किया गया कि आधों को पादपों में डाला होगा जीवों को, और आधे जीवों को जो एनिमिलिया में डाला वो एनिमिलिया में डाल दिए गए थे। अब दिक्कत ये हुई कि प्लांटाई में भी तो ऐसा हो सकता है, कोई यूकैरियोटिक हो कोई प्रोकैरियोटिक, तो वो तो सारे साथ में आ गए ना। अब प्लांटाई के अंदर सारे प्लांट को डाला, उसमें भी यूकैरियोटिक हो सकते हैं, कोई आपके प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं, तो इसको सारों को साथ में डाल दिया। मतलब इसके अंदर अपन विभेद तो स्थापित नहीं कर सकते, अपन अलग बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो सारे किस में आ रहे हैं? प्लांट किंगडम में आ रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि ये किस में आते हैं, तो ये तो प्लांट किंगडम में आते हैं, तो इसके अंदर कोई विभेद तो स्थापित नहीं हो रहा है ना। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं बता सकते थे इसके अनुसार। किसके अनुसार? कैरोलस लीनियस की द्विजगत पद्धति के अनुसार। उसके बाद एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में कोई अंतर नहीं बता सकते थे अपन। यूनिसेलुलर भी एक साथ में थे, मल्टी सेलुलर भी एक साथ में थे, तो इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं बता सकते थे। प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी के बीच में विभेद स्थापित करना भी मुश्किल था। अब पादपों के अंदर भी, है ना, ये चीज है। अब किसी को जंतु में डाल दिया, किसी को पादप में डाल दिया। कोई प्रकाश संश्लेषी जीव था लेकिन इसको जंतु में डाल दिया गया था, कोई प्रकाश संश्लेषी जीव नहीं था उसको फिर भी पादप में डाल दिया गया होगा। तो इस कारण से जो प्रकाश संश्लेषी है और जो अप्रकाश संश्लेषी, उसके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ। जैसे कि प्रकाश संश्लेषी कौन सा था आपका? हरित शैवाल था, और अप्रकाश संश्लेषी कौन था?
कवक था, उनके बीच में कोई भी विभेद नहीं हुआ, दोनों को ही पादपों के अंदर डाल दिया गया था, दोनों को पादपों के अंदर डाल दिया। हरित शैवाल जो एक प्रकार के प्रकाश संश्लेषी जीव हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन कवक जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, फिर भी इनको पादपों के अंदर डाला होगा एक साथ, इसीलिए जो इनको बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं बता सकते थे। यस आगे देखते हैं। पादपों एवं प्राणियों पर आधारित ये वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। इसी कारण से अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति जो है वो अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी, यानी कि फेल हो गई। यानी कि क्या होगी? फेल होगी, क्योंकि बहुत सारे जीवों को तो रख ही नहीं पा रहे थे। किस में रखे? पादप में रखे या जंतु में रखे, वो दिक्कत थी बहुत सारे जीवों में, है ना। तो ये पद्धति आखिर में जाके क्या रही? लगभग फेल या अपर्याप्त रही थी। इसके अतिरिक्त जो है कुछ चीजें इसके अंदर सम्मिलित करने की आवश्यकता थी। पादप और जंतु को आप नॉर्मली डाल रहे थे कहीं से भी कैसे भी, लेकिन कुछ लक्षण और उसमें जोड़ने थे, कुछ लक्षण और जोड़ने थे। वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ इन्होंने आकारिकी चीजें देखी, इन्होंने क्या किया? आकारिकी चीजें देख के डाल दिया। तो आकारिकी के साथ साथ कुछ चीजें और जोड़नी थी। कोशिका की संरचना जोड़ो, आप किस प्रकार की सेल है, कोशिका भित्ति के क्या लक्षण है, किस चीज की बनी हुई है कोशिका भित्ति, वो भी चेंजेस होगी तो ग्रुप उसका अलग जाएगा। पोषण की विधियां कैसी हैं, उसके अनुसार जीवों का वर्गीकरण का और स्टेप बढ़ा दो भाई, आप वर्गीकरण के किंगडम बढ़ा दो, लेकिन इसके ये सारी चीजें सम्मिलित करो। आवास कौन सा है वो सम्मिलित करो, प्रजनन की विधि कौन सी है, लैंगिक जनन कर रहे हैं, अलैंगिक जनन कर रहे हैं, सबको एक साथ नहीं डाल सकते ना, अलग अलग है, तो अलग अलग डालने की आवश्यकता है। विकासी संबंध कैसे है, कहाँ से वो आए हैं जीव, उनकी पीढ़ियां पहले कैसी थी, उनका इतिहास क्या है, तो वो सारी चीजें इस वर्गीकरण के अंदर सम्मिलित करने की आवश्यकता है, महसूस होने लगी थी। इसीलिए ये पद्धति तो अपर्याप्त थी, क्योंकि इसके अंदर ये सारी चीजें सम्मिलित नहीं थी। अतः समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक चेंजेस आए हैं, समय समय के आधार पर बहुत सारे परिवर्तन हुए। पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियों, जिनमें सम्मिलित समूह और जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल है, सदा ही समाविष्ट रहे हैं। इसके अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत की संख्या, उनके लक्षणों की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग व्याख्या की। अलग अलग वैज्ञानिक थे, विभिन्न वैज्ञानिक मतलब अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा जगत की संख्या अलग अलग बताई। जैसे कि द्विजगत पद्धति किसने दी? कैरोलस लीनियस ने। उसने जगत कितने बताए? 2 बताए। उसके बाद किसी ने 3 भी बताए होंगे, किसी ने 4 भी बताए होंगे, किसी ने 5 भी बताए होंगे। 5 वाले को थोड़ी ज्यादा वैल्यू देते हैं और 5 वाला ही पढ़ते हैं। 5 वाले को थोड़ी ज्यादा वैल्यू मिलती है और 5 वाला ही पढ़ते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सटीक वर्गीकरण था, क्योंकि ये थोड़ा क्या था? सटीक वर्गीकरण था। अलग अलग वैज्ञानिक क्या करके गए? अलग अलग जगत देखे गए थे। यस। उसके बाद पंच जगत या 5 जीव जगत जो है उसको अपन सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, सबसे अच्छा बेहतरीन मानते हैं और उसका अध्ययन भी करते हैं। तो वो 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार अगर मैं बात करूं, है ना, मैं बात करूं अगर 5 जगत वर्गीकरण का, है ना, आर एच वही टेकर ने दिया था, 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 वही टेकर ने दिया था। यस। अब इसके अनुसार जो है वो 5 जगत कौन कौन से थे, आइए पहले तो नाम लिख देते 5 जगत कौन कौन से थे। सबसे पहला जो जगत था वो था आपका मोनेरा। सबसे पहला कौन सा था? मोनेरा। उसके बाद दूसरा था आपका प्रोटिस्टा। दूसरा कौन सा था दोस्त? प्रोटिस्टा। तीसरा था आपका फंजाई। तीसरा आपका था फंजाई या कवक, फंजाई या कवक। चौथा था आपका प्लांट किंगडम। चौथा था आपका प्लांट किंगडम, किंगडम का मैं के लिख रहा हूं। और पांचवा था एनिमल, थोड़ा ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, एनिमल किंगडम बोल रहा हूं तब आपको आराम से पता चल रहा है। कौन कौन से 5 जगत? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमिलिया। किसने दिया? आर एच वही टेकर ने पंच जगत वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। यस। अब देखो इसमें भी कुछ चीजें, यहाँ पे जो मोनेरा है, जो मोनेरा है वो एकमात्र प्रोकैरियोटिक थे। मोनेरा जो थे वो प्रोकैरियोटिक थे, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, फंजाई यूकैरियोटिक, प्लांट किंगडम में जो जीव वो यूकैरियोटिक और एनिमल भी सारे यूकैरियोटिक। यानी कि प्रोकैरियोटिक का एकमात्र सीन था और वो था मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम में जो भी जीव आ रहे थे वो प्रोकैरियोटिक निकल रहे थे। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, ये तो आप लोग जानते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर एक तो झिल्ली आबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे सेल के अंदर, और एक केंद्रक नहीं पाया जाएगा विकसित, है ना। और यूकैरियोटिक में झिल्ली आबद्ध कोशिकांग पाए जाएंगे और विकसित केंद्रक भी पाया जाएगा। ये चीजें थी। तो मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे कैसे हैं? यूकैरियोटिक हैं। बाकी सारे कैसे हैं? यूकैरियोटिक हैं। यस। उसके बाद मोनेरा जो है वो आपका एक कोशिकीय है। मोनेरा यूनिसेलुलर है और प्रोटिस्टा भी कैसा है? यूनिसेलुलर है।
बाकी सारे जीव जो है फंजाई मल्टी सेलुलर, प्लांट किंगडम में जो जीव वो भी मल्टी सेलुलर, ये भी मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मैं एम लिख रहा हूं, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर और मल्टी सेल्यूलर। मोनेरा और प्रोटिस्टा जो थे वो एक कोशिकीय थे, बाकी सारे बहुकोशिकीय थे। मोनेरा आपका प्रोकैरियोटिक था, बाकी सारे यूकैरियोटिक थे। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया तो यस। एक और चीज, अब देखो, एनिमल जो थे उनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। अपन सेल वाले चैप्टर में ये चीज तो पढ़ के आए, एनिमल के अंदर सेल वॉल जो है, कोशिका भित्ति जो है वो अनुपस्थित है। प्लांट के अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, यस। और किसकी बनी होती है? सब लोग जानते हैं, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति होती है। कवकों के अंदर अगर मैं बात करूं तो सेल उपस्थित होती है और सेल्यूलोज की नहीं होती है, सेल्यूलोज रहित होती है। होती किसकी है? काइटिन की होती है। किसकी होती है? काइटिनस होती है, काइटिन की बनी हुई होती है कोशिका भित्ति। याद रखनी ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। प्रोटिस्टा के अंदर भी कुछ में तो उपस्थित होगी, कुछ में भित्ति होती है, कुछ में भित्ति नहीं होती है, तो कुछ में उपस्थित होगी, है ना, कुछ में, है ना, सम में उपस्थित होगी, कुछ में उपस्थित होगी। मोनेरा जो है उसके अंदर कोशिका भित्ति यस उपस्थित होती है, यस उपस्थित जो है वो होती है। आपकी सेल्यूलोज तो नहीं होगा, सेल्यूलोज रहित होगी। और होगा क्या क्या? पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड। किसकी बनी होगी? पॉलीसेकेराइड यानी बहुसैकराइड और एमिनो एसिड, पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड की सेल वॉल उपस्थित थी। यस, क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? इतना अगर क्लियर है तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बात करते थे। सेल मेम्ब्रेन तो सिर्फ प्रोकैरियोटिक में नहीं होगी, प्रोकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी, ये चीज तो हम लोग जानते हैं। अब जब प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल नहीं होगी तो इसके अंदर में, सॉरी माफ करना, सेल मेम्ब्रेन, माफ करना, सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है। प्रोकैरियोटिक जीव मोनेरा है तो मोनेरा में सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी, बाकी सभी के अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। बाकी सभी के अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? अब मैं सारणी के माध्यम से थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूं, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, है ना, बाकी का नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। इसको देखो, कोशिका का प्रकार हमने डन कर दिया, कोशिका भित्ति डन कर दी, कोशिका झिल्ली डन कर दी और काय संरचना भी डन कर दी। क्यों? क्योंकि ये एक कोशिकीय, ये एक कोशिकीय, ये बहुकोशिकीय है, इसके अंदर अदृढ़ उत्तक पाए जाएंगे। ये उत्तक और अंग तंत्र है, इसके अंदर भी उत्तक, अंग और अंग तंत्र है। पोषण की विधियां देख लेते हैं। मोनेरा जो है कैसे थे? स्वपोषी भी होते थे। मोनेरा स्वपोषी भी हो सकते हैं और परपोषी भी हो सकते हैं। ये इसकी पोषण की विधियों में बहुत सारी विविधता है मोनेरा के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट है ये मोनेरा, क्योंकि ये मोनेरा के अंदर स्वपोषी जीव भी थे जो कि रसायन संश्लेषी भी थे और फोटोसिंथेसिस भी कर सकते थे। कीमोसिंथेसिस भी करते थे और फोटोसिंथेसिस भी करते थे। रसायनों से भी खाना बनाते थे और प्रकाश से भी खाना बनाते थे। स्वपोषी थे। और परपोषी भी थे, यानी दूसरों से भी खाना ले लेते, दूसरों के ऊपर भी डिपेंड कर सकते थे खाना के लिए। उसके लिए वो मृतपोषी हो सकते थे, मरी हुई चीजों से खा सकते थे, या परजीवी थे, किसी जीवित जीव के ऊपर रह के भी खाना खा सकते थे। ये इसकी विधियां है। प्रोटिस्टा के अंदर स्वपोषी है जो सिर्फ फोटोसिंथेसिस वाला है, कीमो वाला नहीं है, रसायन संश्लेषी नहीं, सिर्फ फोटोसिंथेसिस है। और परपोषी भी है, दूसरे के ऊपर भी डिपेंड है। फंजाई जो है वो स्टार मार्क करेंगे, टोटली परपोषी है, न कि स्वपोषी कुछ भी नहीं है, टोटली परपोषी है। जो मृतपोषी भी है, परजीवी है, परजीवी के रूप में दूसरे जीवों के ऊपर या अंदर भी रहेंगे। पर परजीवी का मतलब दूसरे जीवों के ऊपर रहना या अंदर रह के भोजन प्राप्त करना। मृतपोषी मतलब मरे हुए जीवों से भोजन प्राप्त करना। तो फंजाई ये परपोषी है जिसके अंदर दोनों ही चीजें। उसके बाद प्लांट को देखें तो आपको पता है स्वपोषी होगा और प्रकाश संश्लेषी होगा। एनिमल की बात करें तो अपन जो है एनिमल में आते हैं और अपन परपोषी है, दूसरों के ऊपर डिपेंड है, पादपों के ऊपर। परपोषी के अंदर भी हम प्राणी संभोजी हैं, प्राणियों को खाते हैं, और मृतपोषी है, मरी हुई चीजों को भी खाते हैं। अपनी बात भी नहीं हो रही, सिर्फ प्राणी के, है ना, आप कह रहे हो हम मरे हुई चीजों को खाते ही नहीं है, तो अपनी बात भी नहीं हो रही। एनिमल के अंदर अपन एक नहीं आते, खूब सारे एनिमल आते हैं, तो कुछ मृत जीवों को भी खाएंगे, कुछ प्राणी संभोजी भी होंगे, कुछ पादपों को भी खाएंगे, है ना। तो ये चीजें ये तो हो गई पोषण की विधियां, है ना। सारणी से आप ये करके जाना। ये जो टेबल है ना, ये जो टेबल है वो स्टार मार्क है, 5 स्टार टेबल है, और इस टेबल से भी नीट के अंदर खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए। प्रजनन की विधियों की बात करूं तो मोनेरा बहुत प्रोकैरियोटिक जीव है, पुराने जीव है, तो इसके अंदर सयुग्मन की विधि पाई जाती थी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रोटिस्टा में आते आते थोड़ा सा युग्मक संलयन हुआ, फंजाई के अंदर फर्टिलाइजेशन आ गया, प्लांटेई के अंदर भी फर्टिलाइजेशन आ गया, और एनिमल किंगडम के अंदर भी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आ गया था।
यस, एक बार सारणी को आप अच्छे से रट लेना, एक बार सारणी को अच्छे से रट लेना। उसके बाद यहाँ से अगली क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे, पांच जगत वर्गीकरण को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझेंगे, कैसे पहले क्या था, बाद में क्या क्या चेंजेज होके पंच जगत बना है, उसके बारे में बात करेंगे। और मोनेरा किंगडम को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और क्वालिटी के साथ अच्छे से करेंगे। मोनेरा को इंपॉर्टेंट है, और मोनेरा से खूब सारे क्वेश्चन नीट के अंदर पूछे गए, है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, आप जुड़े रहे हमारे साथ। आशा करता हूँ आपको लेक्चर बहुत बेहतरीन लगा होगा, थोड़ा सा स्पीड हो सकता है, अगर नहीं है तो आप आराम से डेड एक्स 2x जितना आपको देखना चाहो आप आराम से देखिए, अच्छे से पढ़िए। और ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।